स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स को। आशा करते हैं इन सारे क्वेश्चनों से आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आगामी परीक्षाओं में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले 2-3 वीडियो से लगातार हम लोग शॉर्ट नोट्स को देख रहे हैं, ठीक है, जो कि या तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या फिर आगे जो परीक्षाओं में आने की उनकी संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है, ठीक है। तो आज उसी कड़ी में हम लोग कुछ और जो टॉपिक हैं उसके शॉर्ट नोट्स को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला है जिस पे हम लोग को शॉर्ट नोट्स आज लिखना है या बताना है वो है विकलांगता या अपंगता या दिव्यांग, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डिसेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी पे आज हम लोग शॉर्ट नोट्स को देखने वाले हैं। तो जो व्यक्ति जन्म से या दुर्घटना के कारण शारीरिक विकृतियाँ तथा मानसिक अक्षमताओं से पीड़ित होता है उसी को हम लोग दिव्यांग या विकलांग के नाम से जानते हैं, या हैंडीकैप्ड या डिजेबल या डिजेबिलिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। किसी व्यक्ति में किसी दुर्घटना के कारण हो या जन्मजात हो, ठीक है, अगर शरीर में विकृति या मानसिक अक्षमता हो या उससे पीड़ित हो तो उसी को हम लोग विकलांग या दिव्यांग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विकलांग का डिफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला है विकलांगों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड या डिजेबल पर्सन। तो विकलांगता जो होता है वो टोटल 2 प्रकार का होता है। एक होता है शारीरिक विकलांगता और दूसरा जो होता है वो मानसिक विकलांगता, ठीक है। एक होता है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक में या तो वो जन्मजात हो सकता है या फिर किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है, जिसमें मुख या गूंगा होना यानी उसका आवाज़ जो है वो न निकलना या गूंगा जो हो जाता है, ठीक है, म्यूटिज्म जिसे हम लोग बोलते हैं। दूसरा बहरा होना, तीसरा अंधा होना, चौथा लंगड़ा होना। ये सब जो होती है वो शारीरिक यानी किसी शरीर के किसी अंग का ना होना या फिर उसका काम ना करना, तो वो होता है शारीरिक विकलांगता। दूसरा होता है मानसिक विकलांगता, जिसमें अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल 70 से कम हो या उसके सीखने की क्षमता का अभाव हो या फिर उसका बौद्धिक जो क्षमता है उसका अभाव हो, तो वो कहलाता है मानसिक विकलांगता, यानी वो मेंटल डिजेबिलिटी के श्रेणी में आता है जो जन्मजात या किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो जो दोनों कारण है वो या तो किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है या फिर वो जन्मजात भी डिजेबिलिटी आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है विकलांगता के कारण यानी क्या क्या कॉजेज़ हैं जिनके कारण डिजेबिलिटी आती है, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जैविक कारण होता है, जिसमें या तो वो जन्मजात विकार हो सकता है यानी वो जन्म के साथ ही वो चीज़ या वो डिजेबिलिटी को लेके पैदा हुआ हो, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा गर्भावस्था में अगर संक्रमण हो जाए तो उस कंडीशन में। तीसरा आनुवंशिक या पारिवारिक कारण हो तब भी वो डिजेबल हो सकता है। साथ ही जन्म के समय चोट वगैरह लग जाए, जैसे फोर्सेप डिलीवरी के समय अधिकतर चांस रहता है कि फोर्सेप से उसके सर में चोट लग जाए, ठीक है। साथ ही शरीर में रोग उत्पन्न होने के कारण। तो ये हो गए जो जैविक कारण है उसका उदाहरण, ठीक है। वो कैसे जैविक कारणों से वो विकलांग हो सकता है उसका बात। दूसरा है सामाजिक कारण, ठीक है, जिसमें हादसा हो या दुर्घटना हो जाए, साथ ही औषधि या मादक द्रव्य व्यसन हो जाए यानी वो किसी एडिक्शन का शिकार हो जाए, या तो वो औषधि का हो या किसी मादक पदार्थ का सेवन करने लगे या उसका व्यसित हो जाए। साथ ही बाल शोषण और अनाथ या निराश्रित व तिरस्कृत होने से भी ये डिजेबिलिटी पैदा होती है, ठीक है। तो ये हो गई डिजेबिलिटी के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगला है विकलांग नागरिकों की सहायता हेतु उपाय यानी क्या क्या उपाय करना चाहिए जिससे विकलांग नागरिक को सहायता मिल सके। तो पहला रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने चाहिए जहां उनको यथासंभव सारी जो ज़िंदगी या आत्मनिर्भर बनाने की जो भी उपयोगी चीज़ें होती हैं उसको रखा जाए और उससे उनका जीविकोपार्जन या फिर उनको ज़िंदगी जीने का बेहतर सलीका सिखाया जाए। तो पहला पुनर्वास केंद्र यानी रिहैबिलिटेशन सेंटर। दूसरा जो होता है वो होता है विकलांग बालकों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम, ठीक है, यानी एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, जैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त या मंदबुद्धि या फिर पिछड़े बालक के लिए विशेष विद्यालय खोले जाए जहां विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक जो है वो विकलांग बच्चों को शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि विकलांग व मंदबुद्धि बालक सामान्य कार्यों में आत्मनिर्भर बनकर सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें, यानी वो डिजेबिलिटी से लड़ के और खुद को एक बेहतर ढंग से और जो भी सामाजिक या पारिवारिक स्थिति है उसको सुधार ला सके, ठीक है।
साथ ही संवैधानिक संरक्षण भी इसमें मिलता है, जिसमें भारत सरकार ने विकलांगों के हित हेतु कुछ महत्वपूर्ण कानून भी बनाए हैं। पहला जो है वो है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, जिसके द्वारा पुनर्वास परिषद यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल के वैधानिक दर्जा दिया गया है। यह परिषद विकलांगों के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न श्रेणियों के लिए चल रहे कार्यक्रम तथा संस्थाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही विकलांग व्यक्ति को समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता के लिए विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 लाया गया है। यह अधिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से विकलांगों के लिए दृष्टिकोण रखता है। इसमें सरकारी नौकरियों में विकलांगों को 3% आरक्षण दिया जाता है। साथ ही सरकार का उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक विकलांग को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। विकलांग को घर बनाने, उद्योग स्थापित करने, विद्यालय या अनुसंधान यानी रिसर्च सेंटर खोलने के लिए भूमि का आवंटन रियायती दरों और प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। साथ ही इनके लिए रोजगार, विशेष बीमा पॉलिसियां तथा बेजारी भत्ते की व्यवस्था की जाए। साथ ही इस अधिनियम के अनुसार एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है, जो विभिन्न विकलांगता से पीड़ित लोगों के पारिवारिक संरक्षण को सुदृढ़ बनाने तथा उन्हें पारिवारिक सहारा उपलब्ध न हो तो उनकी देखभाल करने से संबंधित है। ठीक है, तो ये रहा संबंधित बात विकलांगता से। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने उसके प्रकार को देखा, उसके कारण को देखा, साथ ही उनके किस तरह से देखभाल वगैरह कर सकते हैं, उनके अधिनियम है। ठीक है, को हम लोगों ने देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मादक द्रव्य औषधि व्यसन यानी ड्रग्स एडिक्शन। ठीक है, मादक द्रव्य या औषधि व्यसन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो मादक द्रव्य वैसे पदार्थ होते हैं या वैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इनके सेवन से कुछ समय के लिए व्यक्ति मानसिक तनाव व चिंताओं से मुक्ति का आभास पाता है, यहाँ तक कि उनका विषाद एवं कष्ट कम हो जाता है तथा उसे अस्थायी शांति, उल्लास तथा आनंद का अनुभव होता है। लेकिन धीरे धीरे इनके सेवन से व्यक्ति को इनकी लत लग जाती है तथा वह इनका एडिक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी जो भी औषधि व्यसन जनित व्यक्ति होते हैं वे वैसे रासायनिक पदार्थ का सेवन करते हैं जिनके कारण कुछ समय के लिए उनको मानसिक तनाव तथा चिंताओं से मुक्ति का आभास तो होता है, लेकिन धीरे धीरे वे उनका लत लग जाता है और उनके वे एडिक्ट यानी आदी हो जाते हैं। आगे है औषधि व्यसन के चिन्ह तथा लक्षण यानी साइन एंड सिम्टम। ठीक है, ड्रग्स एडिक्शन के क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, अब उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, नशा करना आदमी को मजबूर कर देता है कि वह नशा करे, इसलिए नशेड़ी यानी नशा करने वाला व्यक्ति किसी भी साधन से मादक द्रव्य औषधि प्राप्त करने का प्रयास करता है, यानी उसको नशा करना मजबूरी हो जाता है। दूसरा, नशे में एक प्रवृत्ति यह भी होती है कि इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जाती है, यानी वो दिन प्रतिदिन नशा को और ज़्यादा बढ़ाते जाता है। साथ ही नशा करने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से मादक द्रव्य पर भी निर्भर हो जाता है, यानी उसको वो चीज़ चाहिए जिससे वो नशा करता है या जिसका वो आदी हो गया रहता है। साथ ही व्यक्ति के खान पान एवं निंद्रा की आदतें अनियमित हो जाती है, कब खाना खाएगा कब सोएगा इसका कुछ ठिकाना नहीं रहता है। साथ ही व्यक्ति अनुत्तरदायित्वपूर्ण या गैर जिम्मेदाराना यानी इरेस्पॉन्सिबल व्यवहार करता है। ठीक है, यानी उसको जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं रहता है। साथ ही व्यक्ति की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, व्यक्ति की इच्छा शक्ति यानी विल पावर जो होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। साथ ही व्यक्ति के शारीरिक मानसिक शक्ति की क्षमता या सामर्थ्यता जो होती है यानी स्टेमिना वो भी शिथिल हो जाता है यानी रुक जाता है। तो ये हो गया औषधि व्यसन के चिन्ह और लक्षण। आगे बढ़ते हैं। अगला है मादक द्रव्य औषधि व्यसन के कारण यानी क्या क्या कॉजेज़ हैं ड्रग्स एडिक्शन के, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, एक तो हो गया औद्योगिकरण या नागरीकरण से उत्पन्न नई जीवन शैली यानी मॉडर्न जो जीवन शैली आ रहा है उससे। दूसरा, तनाव, निराशा युक्त जीवन तथा भावनात्मक सहानुभूति का अभाव। साथ ही व्यक्तित्व स्वच्छंदता। ठीक है, साथ ही उन्मुक्तता का बढ़ना ये भी इसका कारण है। माता पिता दोनों का नौकरी पेशा होना और घर में इनकी अनुपस्थिति में किसी बड़े, बूढ़े या बुजुर्ग का ना होना कि बालक स्कूल के बाद का समय उनके साथ बिता सके। ठीक है, यानी समय का कमी होना। साथ ही संयुक्त परिवार का टूटना तथा एकल परिवारों का चलन। ठीक है, अगर आप संयुक्त परिवार तथा एकल परिवार के बारे में अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो प्ले लिस्ट से जाके और साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के जो भी प्ले लिस्ट हैं वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ है। तो संयुक्त परिवार के टूटने से और एकल परिवार के चलन होने से भी ये व्यसन जनित जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं। साथ ही मादक पदार्थों की सहज उपलब्धि। ठीक है, आमतौर पे हमारे देश में जो है मादक पदार्थ, ठीक है, यानी
जो भी ड्रग्स या फिर व्यसन जनित चीज़ें हैं वो सहज उपलब्ध हो जा रही हैं, ठीक है। जैसे शराब, ये सब जो है वो सहज उपलब्ध है, ठीक है। तो इसका आसानी भी पड़ रहा है, साथ ही संश्लिष्ट मादक पदार्थों का निर्माण, ठीक है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण ये व्यसन जनित जो भी चीज़ें हैं वो पनप रही हैं। साथ ही बुरे दोस्तों की संगति, उत्सुकता की संतुष्टि हेतु मादक पदार्थों का सेवन, दुखदायी रोगों से छुटकारा पाने हेतु मादक पदार्थों का सेवन, साथ ही पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ड्रग्स माफियाओं का विश्वव्यापी जाल, ये भी जो है वो मादक द्रव्यों के व्यसन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ला रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के कुप्रभाव, यानी हम लोग अगर मादक द्रव्य का उपयोग कर रहे हैं तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट या बैड इफ़ेक्ट आते हैं, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है वो व्यक्तित्व पे दुष्प्रभाव डालता है, यानी इंडिविजुअल इफेक्ट डालता है, जिसमें शारीरिक बीमारियां जैसे तंत्रिका तंत्र से संबंधित खराबी, पाचन तंत्र, जिगर संबंधित बीमारी, गठिया, दमा, क्षय रोग, कैंसर, ये सब हो सकता है या होता भी है। साथ ही मानसिक बीमारियां जैसे मानसिक दक्षता में कमी, तंत्रिका तंत्र का नष्ट होना, मानसिक दुर्बलता, क्रोध, संदेह, उत्तेजना, स्मृति नाश यानी मेमोरी लॉस, ये सब। साथ ही व्यक्तित्व विघटन भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया व्यक्तित्व पे पड़ने वाला इफेक्ट। आगे है पारिवारिक विघटन, ठीक है, जिसमें फैमिली का नाश होता है जैसे धन, समय, शक्ति का ह्रास। साथ ही पारिवारिक दायित्व से पलायन, पारिवारिक सदस्यों से झगड़ा तथा तनाव, संबंध विच्छेदन जैसे तलाक वगैरह हो गया। साथ ही बच्चों का भगोड़ा व आवारा हो जाना, तो ये होता है पारिवारिक विघटन। साथ ही तीसरा जो होता है वो होता है सामाजिक विघटन, जिसमें चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार, आत्महत्या, मारपीट, बाल अपराध, यौन अपराध एवं जुआबाजी तथा वेश्यावृत्ति आदि अपराध में वृद्धि। साथ ही सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का पतन, गरीबी, बेकारी आदि का पनपना, कार्यक्षमता का घटना, औद्योगिक एवं यातायात संबंधित दुर्घटनाओं में वृद्धि, सामाजिक परंपरा एवं मर्यादा का ह्रास, साथ ही भ्रष्टाचार का पनपना व कानून की अवहेलना होना, ठीक है। तो ये सब जो है वो मद्यपान से संबंधित दुष्प्रभाव होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बाल अपराध यानी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ठीक है। बाल अपराध का मतलब होता है वैसे बच्चे, ठीक है, जो किशोरावस्था में कुछ अगर अपराध कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक तथा प्रमुख समस्या आज के समय में ये किसी भी समाज में व्याप्त है, ठीक है, जिसमें किशोरों से ऐसा दुर्व्यवहार हो जाता है या वे वैसा कुछ कर जाते हैं जो कानूनी सीमाओं को लांघते हुए अपराध की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं। अब इसके कारण क्या क्या हैं, तो पहला जैविक कारण, दूसरा सामाजिक और वातावरणीय कारण, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं या दो कारण इसके होते हैं। तो पहला जैविक कारण में जो है वो आनुवंशिक फैक्टर आते हैं यानी जेनेटिक फैक्टर, दूसरा हार्मोनल फैक्टर, तीसरा पर्सनालिटी फैक्टर। साथ ही चौथा जो होता है वो होता है लो इंटेलिजेंस यानी मंद बुद्धिकता, जैसे पागल वगल होता है ना वो। साथ ही विकलांगता यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड, साथ ही उच्च ग्लूकोज स्तर और निम्न स्वास्थ्य स्तर, ये भी जो होती हैं वो इसका कारण होती हैं। साथ ही दूसरा जो होता है वो होता है सामाजिक और वातावरणीय कारण, जिसमें निम्न आर्थिक स्तर यानी उसका अगर इकोनॉमी जो है वो लो स्टेटस का है तो, साथ ही न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार, साथ ही इलीगल प्रोगनी यानी नाजायज संतान, साथ ही टूटा परिवार, अनियंत्रित इच्छाएं, खराब पारिवारिक व सामाजिक परिवेश, अत्यधिक यौन इच्छाएं, गलत व अपूर्ण शिक्षा, साथ ही सांस्कृतिक संघर्ष, पारिवारिक इतिहास, मद्यपान आदि और नशा करने वाले, औषधि व्यसनी यानी ड्रग एडिक्ट, साथ ही अश्लील साहित्य व और चलचित्र का भी प्रभाव इस पे आता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है किशोर अपराध रोकने के उपाय, यानी क्या क्या प्रिवेंटिव है, ठीक है, उसको हम लोग करके और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को रोक सकते हैं। तो पहला, स्थानीय लोगों द्वारा अपने आसपास के वातावरण को बदलने में सहयोग करना चाहिए। दूसरा, समुदाय में लोगों को बाल अपराधों के प्रति जागरूक करना चाहिए। तीसरा, समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्रों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, बच्चों के प्रति अभिभावक का प्रेम और स्नेह होना चाहिए। साथ ही पांचवा, पारिवारिक वातावरण सही होना चाहिए। छठा, समाज में स्थानीय पुलिस द्वारा कानून को बलपूर्वक लागू करना चाहिए तथा उन्हें तोड़ने वालों के लिए कठोर कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए। साथ ही किशोर अपराधियों को अपराध करने पर जेल नहीं भेजा जाता है, बल्कि उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुधरने हेतु बाल सुधार गृह यानी चाइल्ड करेक्शन होम में भेजा जाता है, जहां उनके व्यवहार व विचारों में परिवर्तन लाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया
जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे शॉर्ट नोट्स। आगे बढ़ते हैं, अगला है चाइल्ड एब्यूज यानी बाल शोषण। ठीक है, अगर किसी भी बालक के साथ या जो भी कम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ अगर शोषण हो रहा है या उसको प्रताड़ित किया जाता है या उसको शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक या मानसिक विकास के लिए दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसी को हम लोग बाल शोषण बोलते हैं, जो कि अभिभावक, माता पिता, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ये प्रताड़ना किया जाता है। अब इसके कारण क्या क्या हैं? तो पहला पारिवारिक झगड़ा, दूसरा परिवार में तनाव, तीसरा मानसिक रोग, चौथा अवांछित गर्भधारण और पांचवा जो होता है वो होता है गरीबी। ठीक है, मिस्टेक से गरीची लिखा गया है। ठीक है, तो पांचवा जो होता है वो होता है गरीबी। आगे बढ़ते हैं, अगला है इसके चेतावनी चिन्ह यानी वार्निंग साइन। तो पहला पूर्व की चोट के निशान अथवा चोट के घाव, दूसरा खरोच, तीसरा दांत के काटने के निशान, चौथा जलने के निशान, अगला सिर में चोटों के निशान, अगला चोटों के इलाज के लिए बार बार स्वास्थ्य केंद्र आना, यौन शोषण में त्वचा, मुख, मलद्वार, बाह्य जननांगों पर चोट के निशान। तो ये सब होती हैं इसके सिम्टम। आगे है शोषित बच्चों में प्रवृत्तियाँ यानी क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं एब्यूज चाइल्ड में। तो पहला रिजेक्शन, दूसरा भयभीत रहना, तीसरा आक्रामक व्यवहार करना, चौथा बिस्तर गीला करना, शैक्षणिक प्रदर्शन में अचानक कमी आना, साथ ही बार बार मूत्र मार्ग संक्रामण होना, साथ ही समस्याग्रस्त स्वभाव, आदतन रोना और मानसिक अवभेदन जो होता है वो इनमें आते हैं। अब इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पहला शारीरिक चोटों व संक्रमण के लिए चिकित्सीय उपचार कराना, अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का लाक्षणिक उपचार कराना, साथ ही प्रताड़ना व शोषण का शक होने पर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचित करना, अगर शोषण घर के किसी सदस्य द्वारा किया गया है तो बालक को उससे दूर रखना, आवश्यक कार्रवाई हेतु महिला एवं बाल आयोग को सूचित करना, साथ ही बच्चों को भविष्य में शोषण से बचाने हेतु उचित या आवश्यक उपाय करने चाहिए। तो ये हो गया जो भी बाल शोषण होता है उसके प्रिवेंटेशन के उपाय। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कुछ सवाल है जो हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बेझिझक उस पर लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके सीधे इस वीडियो को पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।